Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हमारे देश में दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या के खिलाफ सख्त कानून है, लेकिन शायद कानून का असर धरातल पर कम दिखता है, जिसकी वजह से दहेज लोभियों की कोई कमी नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं जिसमें नवविवाहित लड़कियों की, नवविवाहिताओं की दहेज के लिए या तो हत्या कर दी जाती है या फिर उन्हें इतना सताया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। और ये भी सच है कि दहेज प्रताड़ना के खिलाफ जो कानून है, उस कानून का भी दुरुपयोग होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि नई नई शादियों के बाद बहुत सारी लड़कियों ने अपने ससुराल वालों को, अपने पति को इन्हीं कानूनों की ओट में ब्लैकमेल किया है। ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन सारे मामले अपने आप में अलग हैं। ब्लैकमेलिंग की घटनाएं होती हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि दहेज के लिए लड़कियों को सताया जाना बंद हो गया है या फिर उनकी हत्याएं नहीं हो रही हैं। तो बहुत ही विकट स्थिति है और मुझे लगता है कि जब तक सामाजिक तौर पर लोग जागरूक नहीं होंगे और दहेज प्रथा के खिलाफ दोनों तरफ से आवाज़, लड़का और लड़की दोनों तरफ से आवाज़ नहीं उठेगी, तब तक शायद इस तरह की घटनाओं पर रोक न लगे। खैर, ये तो हुई एक मोरालिटी की बात और जागरूकता की बात, लेकिन इस वक्त जिस बात की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो इसी से जुड़ी दो वाक्यों की है। एक मामला भोपाल का है जिसके बारे में आप सारे लोगों ने सुन रखा है, और वो मामला अपने आप में बेहद संगीन है, बेहद गंभीर है, क्योंकि जिस परिवार पर दहेज हत्या का आरोप है वो परिवार भी कोई मामूली परिवार नहीं है। जिस लड़की की मौत हुई है रहस्यमयी परिस्थितियों में, उसकी सास भोपाल की पूर्व रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, जिला जज, और इन दिनों उपभोक्ता फोरम बेंच 2 में भी वो अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। जबकि जिस लड़की की मौत हुई है उसका पति एक क्रिमिनल लॉयर है, यानी माँ रिटायर्ड जज और बेटा क्रिमिनल लॉयर। और जिस लड़की की मौत हुई है वो लड़की है एक मॉडल और फिल्मों में काम करने वाली लड़की, जिसका अपना करियर था और मॉडलिंग और फिल्मों के अलावा भी वो कहीं जॉब करती थी, लेकिन उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन ये खबर सुर्खियों में है। इस खबर के बारे में थोड़ी बातचीत मैं आखिर में करूंगा, लेकिन ठीक इसी तरह, या फिर ये कहें कि इससे भी ज़्यादा दहलाने वाली एक घटना भोपाल से दूर ग्रेटर नोएडा में हुई है, हमारे स्टूडियो के पास करीब, क्योंकि हमारा स्टूडियो नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की की बड़ी ही रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें सामने आई, ऐसे फाइंडिंग्स सामने आए, और लड़की के घर वालों ने जो बातें बताई उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको ग्रेटर नोएडा की इस घटना के बारे में बताता हूँ। ये मामला है इकोटेक पुलिस स्टेशन की हद का, जो ग्रेटर नोएडा का ही एक पुलिस स्टेशन है। 2 गांव हैं ग्रेटर नोएडा में, ऐसे तो बहुत सारे गांव हैं, लेकिन जिन 2 गांवों की चर्चा कर रहे हैं उन दोनों गांवों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक गांव का नाम है कुड़ीखेड़ा, ये ग्रेटर नोएडा इलाके का ही एक गांव है, और दूसरे गांव का नाम है जलपुरा। जो दिल्ली एनसीआर के बाहर के लोग हैं और जिन्होंने कभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा का दौरा नहीं किया या यहाँ कभी नहीं आए, उनको मैं बताऊं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में भी विकास इतनी तेज़ी से हुआ, विकास की रफ्तार इतनी तेज़ रही कि बहुत सारे गांव जो आसपास के इलाके के थे वो शहर का हिस्सा बन गए, और कब शहर का हिस्सा बन गए गांव वालों को भी पता नहीं चला। फिलहाल हालत यह है कि बहुत सारे गांव है जिनका नाम तो गांव का ही है, लेकिन वो शहर का हिस्सा है, और ये कुड़ीखेड़ा और जलपुरा भी कुछ ऐसे ही गांव है। तो कुड़ीखेड़ा गांव में रहने वाले एक शख्स संजय नागर ने अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम दीपिका है या दीपिका था कहूँ, उसकी शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव के एक लड़के के साथ की थी। लड़के के पिता का नाम मनोज है और वो 3 प्राइवेट स्कूल्स के मालिक हैं, और जो बेटा है यानी लड़का जिससे शादी हुई, उस लड़के का नाम है ऋतिक, और ऋतिक का प्रोफाइल यह है कि वो LLB की पढ़ाई कर रहा है। यानी परिवार काफ़ी संपन्न है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, अपनी ज़मीन जायदाद है, लड़का भी अपने करियर को शेप करने में लगा हुआ है, और लड़के की शादी दीपिका से होती है। दीपिका ने बीएड की पढ़ाई की थी, यानी लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, और संजय नागर ने शादी के वक्त भरसक अपनी तरफ से जितना हो सकता है उन्होंने खर्च किया था। तकरीबन 1 करोड़ रुपए शादी में खर्चे, और अपने दामाद को उन्होंने
सबसे टॉप मॉडल की महिंद्रा स्कॉर्पियो गिफ्ट में दी। आप इसको दहेज ही समझिए, गिफ्ट तो कहने सुनने की बात है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद शादी को तकरीबन 1.5 साल गुजरे, लेकिन दीपिका को सताया जाने लगा। दीपिका के साथ अक्सर न सिर्फ जुबानी बल्कि शारीरिक अत्याचार भी ससुराल में होता था, ऐसा इल्ज़ाम दीपिका के घर वालों का है। और दीपिका अक्सर किसी भी लाचार बेबस बेटी की तरह बहुत कुछ सहन करती, बर्दाश्त करती, और जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो फिर वो अपने माता पिता को फ़ोन करके ये सब बातें बताती और रोने लगती। माता पिता भी ढाढ़स बंधाया करते थे। कुछ ऐसा ही 17 मई को, आज हम 18 तारीख में हैं, 17 मई की रात को हुआ, बल्कि दोपहर को दीपिका ने अपने घर फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि देखिए पापा, बहुत मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, सताया जा रहा है, और आपके दामाद और घर के सारे लोग कहते हैं कि जाकर अपने पापा से कहो कि हमें फॉर्च्यूनर दे, टोयोटा फॉर्च्यूनर, और इसके अलावा तकरीबन 50-51 लाख रुपए की और मांग की जा रही थी। और नहीं, चूँकि हमने अभी तक दिया नहीं है तो ससुराल के लोग बहुत परेशान करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी करते हैं। अब एक बेटी जिसकी शादी में पिता ने अपनी हद से आगे निकलकर खर्चे किए हों और बड़े अरमानों से उन्होंने अपनी बेटी का घर बसाया हो, वो बेटी जब महज 1.5 साल की शादी के बाद रोते बिलखते हुए अपने पीहर में, अपने मायके में फ़ोन करे और ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाए कि ससुराल वाले दहेज के लिए सता रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि उस बाप का दिल कितना रोता होगा। तो संजय नागर जो है, उनका कलेजा फट गया। हालांकि पहले से ही उनको पता था, दिल उनका पहले ही रोता था, लेकिन अब हद हो गई, बेटी रोते हुए फ़ोन कर रही थी। तो संजय नागर बदहवासी के आलम में पहुंचे जलपुरा, अपने बेटी के ससुराल, और वहां जाकर उन्होंने बेटी के सास ससुर दामाद इनसे बातचीत की। बहुत कुछ बातें इनको ससुराल वालों ने कही, वो सुनते रहे, सब्र करते रहे। उन्होंने भरसक अपनी तरफ से सारी चीज़ों को पेसिफाई करने की, काम डाउन करने की कोशिश की। अपनी बेटी को भी समझाया, बेशक बेटी की उनको बहुत ज़्यादा गलती लगती नहीं थी, लेकिन फिर भी बेटी को समझाया क्योंकि बेटी का घर बसाना था। और इस तरह से दोनों तरफ समझाइश करके, समझाने बुझाने के बाद संजय नागर वापस अपने घर चले आए। शाम का वक्त था, घर आए, थोड़ा वक्त गुजरा, रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, तब तक बेटी के ससुराल वालों की तरफ से फ़ोन आ गया और फ़ोन करके ये बताया गया कि दीपिका घर के छत से नीचे गिर गई है। ये सुनकर संजय नागर के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, अभी तो थोड़ी देर पहले मैं समझा बुझा कर आया दीपिका को, ससुराल वालों को, सब कुछ ठीक था, उन्होंने वादा भी किया था कि अब कुछ ऐसा होगा नहीं, अभी अचानक ये क्या हो गया। संजय नागर को कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन इंसान पहले वर्स्ट, यानी जो सबसे बुरी चीज़ है, वो तो सोचता नहीं है। और क्यों सोचे, क्योंकि बुरी चीज़ सोचना कोई अच्छी बात तो होती नहीं। तो संजय नागर और दीपिका के घर के बाकी लोगों ने भी इतना बुरा नहीं सोचा था। उनको लगा कि ठीक है, गिर गई होगी, कहीं चोट लगी होगी। उन्होंने ये विजुअलाइज भी नहीं किया था कि छत, मतलब तीसरी मंजिल से वो नीचे गिर गई होगी। फ़ौरन वो भागे भागे उस अस्पताल में पहुँचे जहाँ दीपिका को ले जाया गया था इलाज के लिए। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि तीसरी मंजिल से गिरने की वजह से दीपिका की तो जान ही जा चुकी है। अब आप सोचिए दीपिका के घर वालों पर और ख़ासकर उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिसने चंद घंटे पहले अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों से मुलाकात करके बेटी का घर बसाने की पुरजोर और आखिरी कोशिश की थी। वो ज़ारो कतार रोने लग गए। पूरा जो मायके के लोग हैं वो सारे परेशान और दुखी हो गए। दीपिका जो उनकी घर की बेटी थी, लाडली थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने जब अपनी बेटी का शव देखा तो वो और दहल गए, क्योंकि शव पर ऐसे चोट तो थे जो ऊपर से गिरने की वजह से लग सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बेशुमार ऐसे चोट भी थे जो जिन चोटों को देखकर लगता था कि शायद दीपिका के साथ इस घटना से पहले मारपीट की गई है। कुछ रिश्तेदारों ने हमारे संवाददाता से बातचीत की। अंशुल सिंह नाम है हमारे संवाददाता का, और दूसरे हमारे संवाददाता हैं अरुण त्यागी। इनके साथ बातचीत में रिश्तेदारों ने बताया कि उसके शरीर में पेचकस मारे जाने, यानी पेचकस घोंपे जाने के भी निशान थे। साथ ही खींचने घसीटने के निशान तो थे ही, मारपीट किए जाने के निशान थे। और ये सारी चीज़ें जो है न सिर्फ नंगी आंखों से देखी और समझी जा सकती थी, बल्कि पोस्टमार्टम में भी इनमें से कई निशान की बात सामने आई है और उसकी पुष्टि हुई है। यहाँ तक कि लिवर में भी चोट की बात सामने आई है और सिर में ब्लड क्लॉट मिलने की बात सामने आई है। हो सकता है इनमें से कई सारे चोट जो है वो तीसरी मंजिल से नीचे गिरने की वजह से लगी हो, लेकिन तीसरी मंजिल से नीचे गिरना क्या महज एक्सीडेंट है?
कतई नहीं। ससुराल के लोग बेशक ये कह रहे हैं कि दीपिका गिर गई या उसने खुद छलांग लगा दिया, लेकिन जो मायके वाले हैं उनका कहना है कि जिस तरह से दीपिका पर जुल्म ढाया जा रहा था, दीपिका की हत्या ही की गई है। वो ऊपर से खुद नहीं गिरी, एक्सीडेंटली भी नहीं और खुद अपनी मर्जी से भी नहीं, बल्कि उसे गिरा दिया गया। तो अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सास ससुर का नाम है, इसके अलावा जो दामाद है ऋतिक उसका भी नाम है, ननद है नेहा, तन्वी और एक चाचा ससुर हैं प्रमोद और विनोद, इनके खिलाफ भी एफआईआर है। पुलिस ने फिलहाल ससुर मनोज जिसके पास जो मतलब 3 प्राइवेट स्कूल्स का ओनर है उसे गिरफ्तार किया है और पति ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया है और इनको जेल भी भेज दिया गया है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ साथ पूरे देश के लोगों को झकझोर दिया है और इसमें एक मैसेज है। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो इतने अमीर आदमी हैं, दहेज की बात तो झूठी है, वो क्यों पैसे मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वही दहेज मांगता है, बल्कि कई बार तो मैंने ऐसा देखा है या देखकर शायद मुझे लगता है कि जिसके पास जितना पैसा है वो शायद उतना ही लालची होता जाता है दहेज के मामले में। अब अगर भोपाल के केस स्टडी को देखें तो वहाँ पर भी सास जो है वो रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, बेटा जो है शहर का अच्छा क्रिमिनल लॉयर है, हाई प्रोफाइल फैमिली है, अभी भी सास जो है वो लगी हुई है, वो उपभोक्ता फोरम की चेयरमैन है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना आर्थिक रूप से संपन्न परिवार होने के बावजूद क्या ऐसे परिवार के लोग भी अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित कर सकते हैं? सोचकर भी विकट और अजीब लगता है। लेकिन उन लड़कियों का क्या जो ये सब कुछ झेल रही हैं, जो खुद मैसेज करके या फ़ोन करके अपने माँ बाप, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपने साथ हो रही अत्याचार के बारे में बताती हैं। सारी लड़कियां झूठ बोलती होंगी, झूठी कहानी बताती होंगी, अपने सास ससुर की झूठी शिकायत करती होंगी, ऐसा भी तो नहीं है। तो बहुत ही दुखद स्थिति है और भोपाल की वो घटना वो अपने आप में बहुत ही विचलित करने वाली है, क्योंकि उसमें लड़की जो है जिसका नाम ट्विशा है वो अपने ससुराल की छत पर मिस्टीरियस कंडीशन में मिली थी और उसके गले में फंदा लगा हुआ था। ससुराल के लोगों ने कहा कि उसने खुद अपने गले में फंदा लगा लिया, लेकिन मायके के लोगों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई, उनकी लड़की की हत्या की गई है। इस बीच कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें उस लड़की को छत की सीढ़ियों पर सीपीआर देते हुए उसका पति दिख रहा है और लड़की जो है हाथ में एक रस्सी नुमा चीज़ लेकर सीढ़ियों से छत में जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इन सीसीटीवी फुटेज में जो रिटायर्ड जज है, लड़की की सास, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता नहीं है कि घर में कोई इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है। वो बहुत ही सॉर्टेड, कूल और काम नज़र आती है। कम से कम सीसीटीवी फुटेज में बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। इसका रहस्य क्या है ये भी जानने समझने वाली बात है। तो ये 2 मामले हैं जिन्होंने इस वक्त लोगों को झकझोर दिया है। हालांकि ये सच है कि इस देश में ऐसे बेशुमार मामले हैं और 2 मामले तो ऐसे हैं जो सुर्खियों में आ गए हैं और जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि ऐसी घटनाओं की कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि कानूनी तौर पर जो सख्ती हो सकती है वो तो हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपने अंदर, समाज अपने अंदर जागरूकता पैदा करे। ऐसे तो हम ज़ात बिरादरी देखकर शादी करते हैं, अपनी ज़ात और अपने धर्म के अलावा और कहीं शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये जो जातीय संगठन है, अलग अलग खाप के लोग हैं, ये लोग आपस में बातचीत क्यों नहीं करते हैं कि भाई हमारी जाति के अंदर जिसमें भी शादी होगी हम दहेज प्रताड़ना के मामले होने ही नहीं देंगे, दहेज का लेन देन बिल्कुल गलत होगा। अगर पता चल गया कि लड़का का परिवार दहेज मांग रहा है और लड़की के परिवार वाले वहाँ शादी करने के लिए राज़ी हैं तो दोनों परिवारों का हुक्का पानी बंद करेंगे। ये जो जातीय पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं और जाति को लेकर जो संगठन है, जो धार्मिक धर्म के नाम पर जो संगठन है, क्या उनको अपने समाज के अंदर इस तरह की जागरूकता नहीं फैलानी चाहिए? ये भी एक सोचने की बात है। मुझे लगता है कि अगर आवाज़ अंदर से उठेगी तभी वो आवाज़ जो है वो दूर तक जाएगी और कारगर भी होगी। इस पेशकश में इतना ही। एक डेवलपिंग स्टोरी थी, मुझे लगा आप लोगों से मुझे शेयर करना चाहिए। और जो प्रीवियस स्टोरी हमने आपको सुनाई थी हमने आपको बताया था कि एक डपोर शंखी संत ने, संत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संत का चोगा या चोला तो उसने पहन ही रखा था, लेकिन डपोर शंखी इसलिए कह रहा हूँ कि उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, वो गिरफ्तार हो गया और साजिश में उसके खिलाफ पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं। उसने एक शख्स की हत्या करवा दी। क्या था वो मामला? संत जो है वो कैसे इतना
कत्ल का मास्टरमाइंड बना। इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट और प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों को बताया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और आइए कुछ कमेंट पढ़ते हैं। खेमराज गुर्जर ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि भाई आपने हमारे यहाँ की स्टोरी सुनाई बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल सही आपने स्टोरी सुनाई। उन्होंने एक तरह से कॉम्प्लीमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। जगदीश चांडीगढ़ जी ने कहा है, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया और कहा है कि भाई आप सच बताने में आपका दिल बहुत साफ़ है और ऐसे संत जो हैं वो धर्म की आड़ में शैतानी का काम करते हैं और भगवान के आड़ में जो है और धार्मिक बातों की आड़ में लोगों को लूटने और ठगने का इनका पेशा है। थैंक यू दादा। राम राम ये लिखते हैं छत्तीसगढ़ के रहने वाले, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रहने वाले ही हैं। वहाँ इनका होम टाउन है, नाम है शिवो अहम। और इसके अलावा मेहर भारत, मेरा भारत, माफ़ कीजिएगा, मेरा भारत के नाम से एक आईडी है और उन्होंने भी कमेंट किया है। हालांकि उनका कमेंट मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सरकाज़म से जुड़ा हुआ है, तो जिसका जिक्र मुझे लगता नहीं है यहाँ करना ज़रूरी है, लेकिन हाँ उनके नाम का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। रिकी सलारिया ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि थैंक्स सर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप भामदू जी का भी कमेंट है। पीके चंद्रा साहब, एसपी सिन्हा, इन्होंने कहा है कि सर आपकी वीडियो में आवाज़ थोड़ी धीमी होती है, लेकिन मैं आपका वीडियो ज़रूर देखता हूँ, आप उम्मीद है कि इस पर ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, वही सेटअप, वही कैमरा, वही सब कुछ मैं यहाँ बैठकर रिकॉर्ड करता हूँ। और जैसे जितने भी कमेंट्स हैं, आज मेरे ख्याल से ये इकलौता कमेंट है, सिन्हा साहब हैं, एसपी सिन्हा साहब, इन्होंने कहा कि आवाज़ धीमी होती है। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कुछ लोगों को आवाज़ धीमी क्यों सुनाई देती है और बाकी 90 या मैं कहूँगा कि 99% लोग आवाज़ धीमी होने की शिकायत क्यों नहीं करते। तो सिन्हा साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब हमारे एक दूसरे दर्शक से, एक बार आप अपने मोबाइल फ़ोन या ईयरफोन को भी काइंडली चेक कीजिए, क्योंकि अगर आवाज़ धीमी होती तो बाकी दर्शक भी शिकायत कर रहे होते। अंकित सक्सेना ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा ब्रिजेंद्र सिंह जी और ईश्वर पाटिल का कमेंट है। जया अवस्थी जी ने भी कमेंट किया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कमेंट किया और उन्होंने सुझाव दिया कि सर जी आप घड़ी ज़रूर पहनिए। ये एक व्यक्तिगत सुझाव है, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू ज़रूर कहूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब से मोबाइल फ़ोन का आगमन हुआ है, घड़ी, कैलेंडर जैसी चीज़ें तो अब बेमानी हो गई हैं। और रही बात शौक़ की, तो मुझे शौक़ चीज़ों का बहुत कम है। मतलब मेरा बस चले तो मैं मोबाइल फ़ोन भी ना रखूं, और दफ्तर की एक मजबूरी होती है कि कुछ ढंग के कपड़े पहनकर आने होते हैं, वरना मैं टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में ही जो है मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाए। मैं कुछ और हवाई चप्पल, क्योंकि मुझे बहुत खुला रहना पसंद है। मतलब हाथ खाली रहे और हल्के कपड़े रहे, कोई भी चीज़ ढोनी ना पड़े, ऐसा मेरा मतलब मेरी अपनी रुचि या मेरी पर्सनैलिटी का ये एक हिस्सा है। तो इसीलिए मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ। एक ज़माने में घड़ियाँ पहना करता था, लेकिन अब वो गुजरे ज़माने की बात है। अशोक शुक्ला जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा क्राई सेट लॉज के नाम से समथिंग एक आईडी है, उन्होंने शम सर के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं। तो खैर शम सर की वापसी हो गई है। आई होप जब तक आप ये स्टोरी देख रहे होंगे, हो सकता है तब तक शम सर की स्टोरी भी अपलोड हो गई हो। तो बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, इतनी हौसला अफजाई के लिए। और आज जो मैंने घटनाक्रम, दो घटनाक्रम का जिक्र किया, जिसमें मेरा फोकस ग्रेटर नोएडा वाले घटनाक्रम पर ज़्यादा था, उस पर आपकी जो राय है, जो कमेंट है, प्लीज़ हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।